So last time I told you about the production of bacteria, and today we will discuss importance of bacteria. देखें, अब एक बात याद रखें, जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस की बात होती है ना, इंपॉर्टेंस मतलब अहमियत, तो अहमियत दोनों तरह से हो सकती है, यूजफुल भी और हार्मफुल भी। जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस की बात होती है तो हम उसके यूजफुल एस्पेक्ट भी बताते हैं और हम उसके हार्मफुल एस्पेक्ट भी बताते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। तो पहले मैं आपको बैक्टीरिया के यूजफुल बैक्टीरिया का यूजेस बताऊंगा, मतलब बैक्टीरिया कहाँ पर हमारे लिए फायदेमंद है। मतलब ये बात होगी हमारे फ्रेंडली जो बैक्टीरिया है। अभी हम बात करेंगे फ्रेंडली बैक्टीरिया के हवाले से जो हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा, फ्रेंडली बैक्टीरिया के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया की जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसको मैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी कह सकता हूँ, या बैक्टीरिया जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। सबसे पहला काम क्या हो गया कि बैक्टीरिया किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प इन द इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी यानी जमीन की जखेजी बढ़ाते हैं, और दो प्रोसेस के जरिए ये जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। एक डिकम्पोजिशन और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी दो काम करते हैं, एक डिकम्पोजिशन और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसकी वजह से जमीन की फर्टिलिटी जो है वो क्या होती है, जमीन की फर्टिलिटी में जो है ये इंक्रीज करते हैं या जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया के हवाले से कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो डीकम्पोजर होते हैं, और नाम से ही जाहिर है डीकम्पोजर बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। और डीकम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना जो है, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना या सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन में डीकम्पोजर बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल फॉर्म सच एज नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट फॉर द यूटिलाइजेशन बाय ग्रीन प्लांट। तो कहता है कि जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है, जब एनिमल्स और प्लांट डेड हो जाते हैं और डेड होने के बाद उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिसाल के तौर पे ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, इसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर दिया? सिंपल कंपाउंड के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको दे दिया? इन्वायरमेंट को। और इन्वायरमेंट से फिर क्या किया? प्लांट्स ने इसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया, और प्लांट ने इनको एब्जॉर्ब करके दोबारा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इस तरह के बना लिए। और उसके बाद जब ये प्लांट या एनिमल डेड हुए तो फिर दोबारा ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज होगा। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो क्या होती रहती है? चलती रहती है। कौन से प्रोसेस के जरिए? डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के जरिए। और जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं डिकम्पोजर। देखें, जब भी कोई एनिमल या प्लांट डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। उर्दू में अगर बात करें तो उसकी बॉडी तहलील हो जाती है। तहलील हो जाती है यानी वो गल जाती है उसकी बॉडी, अगर कह लें। तो अब इसका गलने का अमल जो होता है या डिकम्पोजिशन का अमल का फायदा क्या होता है? अब अगर आप देखें कि कितने मिलियन साल से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो रहे हैं, अगर ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना होता तो बॉडी डिकम्पोज होती नहीं। इस तरह तो दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ढेर लग जाता, वो मतलब एक मासिस के अंदर ये बॉडीज जमा हो जाती हैं। लेकिन तरीका क्या होता है? बेहतरीन तरीका यही है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो डेड होने के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होकर वो जो डिकम्पोज मटेरियल होता है वो इन्वायरमेंट में आ जाता है, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में, और ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में इसकी साइकिलिंग चलती रहती है। अब फोस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये बैक्टीरिया जो है वो क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर दूसरा डिकम्पोजिशन का एक तो प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के जरिए भी नाइट्रेट जमीन को मिलती है। जमीन में नाइट्रेट जितनी ज्यादा होगी जमीन उतनी ज्यादा फर्टाइल होगी, क्योंकि नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे और नाइट्रेट को अपना प्रोटीन और अमाइनो एसिड बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब बैक्टीरिया जो दे इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दो तरह से फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कौन सा प्रोसेस हो गया, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, जिसके जरिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और दूसरा होता है प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन का।
अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो उसके बाद ये तो हो गई डिकम्पोजिशन में, यानी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने में बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो है एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। अब ये देखें, ये एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया क्या होते हैं? सर जी जी पूछें। सर ये बैक्टीरिया सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ही क्यों असर करते हैं, लिविंग पे क्यों नहीं करते, ये रिलेशन अब क्या देखो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे देखो, जो लिविंग पर काम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब पैरासाइटिक बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम्स की कंपोजिशन होती है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया के पास जो मशीनरी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के मुकाबले में। अब सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो एंजाइम्स जो यूटिलाइज करते हैं और जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो यूटिलाइज करते हैं वो लिविंग नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो डेड ही करते हैं। तो इस वजह से वो डेड बॉडीज पर ही काम करेंगे अपना, उनके पास एंजाइम्स जो होते हैं वो डेड बॉडीज के लिहाज से ही हैं। और जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास उस तरह के एंजाइम्स ही नहीं होते कि वो डेड बॉडीज पर काम करें, तो इस वजह से वो लिविंग बॉडी के अंदर जो है वो काम करते हैं। क्योंकि जब उनको डेड बॉडीज इतनी ज्यादा मिलती है, उनको लिविंग बॉडी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया देखें। अब नॉर्मली एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं? ह्यूमन के पास तो नहीं होते, लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल्स की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का आपने एक पार्ट पढ़ा होगा, सीकम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम, और सीकम से एक ब्लाइंड ट्यूब निकल रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये सीकम और अपेंडिक्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स के अपेंडिक्स और सीकम। अपेंडिक्स और सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टिन का पार्ट है। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया, यहाँ इधर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिस एंजाइम को हम कहते हैं सेलोलेज। एक एंजाइम रिलीज करते हैं और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? सेलोलेज। सेलोलेज एंजाइम किस चीज में काम करता है? सेलोलेज एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ये किसकी डाइजेशन में मदद करता है? सेलुलोज एंजाइम सेलुलोज की डाइजेशन में मदद करता है। अब देखो, हम लोग जब किसी प्लांट्स को या किसी प्लांट्स की वाली प्रोडक्ट को खाते हैं तो उस प्लांट में जो प्रोटीन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो हमारी हमारी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन जो उस प्लांट के पार्ट में सेलुलोज होता है, सेलुलोज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सेलुलोज ऐसा का ऐसा ही हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो मतलब ये हमारी बॉडी में सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? क्योंकि हमारे पास सेलुलोज एंजाइम नहीं है। सेलुलोज एंजाइम क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टिन में मौजूद नहीं है। ये किसकी इंटेस्टिन में मौजूद होते हैं? ये होते हैं हर्बीवोरस एनिमल के। क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल का तो फूड ही सिर्फ प्लांट्स होते हैं, तो उनको तो उस सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है अपने फूड के लिए। तो इस वजह से सेलुलोज को जो है ये डाइजेस्ट करते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं? सेलुलेज कहते हैं। सेलुलोज एंजाइम कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो सीक्रेट करते हैं? तो आपने बताना है वो बैक्टीरिया सीक्रेट करते हैं। अगर पूछा जाए ये बैक्टीरिया कहाँ मौजूद होते हैं, तो हर्बीवोरस एनिमल के इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन क्या सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दे लैक सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि उनके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया मतलब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। चलें, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं? एक तो हो गई आपकी डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या बनाने के लिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं? योगर्ट। मिल्क जो योगर्ट में कन्वर्ट होता है, दूध को जब हम दही में कन्वर्ट करते हैं, तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? बैक्टीरिया। लेक्टोफेरस बैक्टीरिया होते हैं। लेक्टोफेरस बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? योगर्ट में। तो यहाँ भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। चीज, पनीर जो होती है, पनीर जो होती है, पनीर बनाने के लिए भी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस इस तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लेक्टोफेरस भी होते हैं। तो वो जो है वो चीज बनाने में या पनीर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये तो अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो मिल्क होता है ना, अगर मिल्क की आप बात करें, जब हम दही को जमाते हैं तो अक्सर जो मिल्क सॉलिड हो जाता है, सॉलिड क्यों हो जाता है? मिल्क के अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं। मिल्क में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक बात याद रखिएगा। मिल्क में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कैसिन प्रोटीन होता है
और एक वे प्रोटीन होता है। एक कौन सा प्रोटीन होता है? वे प्रोटीन। अब जब आप मिल्क में, कैसे आपको पता लगेगा मिल्क में कैसीन प्रोटीन कौन सा हो गया, वे प्रोटीन कौन सा हो गया? मिल्क में अगर आप विनेगर डाल दें, सिरका डाल दें, जो बिल्कुल ताजा मिल्क हो ना, अब उसमें विनेगर या सिरका डालें। अक्सर पनीर बनाने के दौरान ये किया जाता है। जैसे ही आप सिरका डालेंगे तो मिल्क दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो पार्ट उसका सॉलिड हो जाएगा थोड़ा सा, और एक पार्ट बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। जो सॉलिड पार्ट वाला मिल्क होता है वो कैसीन प्रोटीन होता है उसमें। जो लिक्विड पार्ट वाला होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? वे प्रोटीन होता है। और अक्सर नाम सुना होगा आपने वे प्रोटीन का। वे प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या करता है, इसमें खास किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेहतरीन हमारी बॉडी के लिए, हमारे मसल्स के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड इसमें वे प्रोटीन में मिलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बॉयज वगैरह जो जिम वगैरह जाते हैं, अक्सर तो वहां पर जिम जो जाते हैं तो अक्सर वो कहते हैं आप वे प्रोटीन यूज करो। अक्सर वे प्रोटीन का पाउडर भी दिया जाता है उनको। तो वे प्रोटीन जो होता है ये हमारे मसल्स की बिल्डिंग में जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। ये जो इसी पानी को, इसी जो ऊपर जो पानी आ जाता है ना दूध के, इसी पानी को जो है वो पाउडर बना दिया जाता है सुखाकर। और जब इसको पाउडर बना दिया जाता है तो ये कौन सा प्रोटीन बन जाता है? ये वे प्रोटीन बन जाता है। और ये प्रोटीन हमारे मसल्स बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है। तो अब ये देखें कि डेयरी इंडस्ट्री में हम कहाँ-कहाँ यूज कर रहे हैं। योगर्ट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टोबैको इंडस्ट्री में भी, टोबैको तंबाकू की या टी इंडस्ट्री में, टोबैको के साथ अगर टी की मैं बात करूं तो टी इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। टी इंडस्ट्री या टोबैको इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल होते हैं? जो टी जो लीव्स होते हैं, चाय की जो पत्तियां होती हैं, अब जब चाय आपके पास आती है तो चाय की पत्ती ऐसी तो नहीं होती, दानों की शक्ल में होती है ना, दानेदार होती है ना चाय, तो ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके लीव्स को जो ग्रेन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं वो भी कौन करते हैं? बैक्टीरिया। और इसको हम कहते हैं क्यूरिंग। आपके बुक में लफ्ज लिखा हुआ है टोबैको इंडस्ट्रीज की, क्यूरिंग ऑफ टोबैको लीव्स। क्यूरिंग ऑफ टोबैको लीव्स का मतलब क्या होता है? जो टोबैको के जो तंबाकू के पत्ते होते हैं, जब सिगरेट बनाई जाती है तो इनको ग्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दाने दाने नुमा। तो इसको तंबाकू के पत्तों को ग्रेन में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं क्यूरिंग ऑफ लीव्स। तो ये क्यूरिंग ऑफ लीव्स जो होती है ये भी किसकी वजह से होती है? ये भी होती है बेसिकली जो है वो जो है वो उसके लिए टोबैको जो है एक बैक्टीरिया के जरिए जो है वो कराई जाती है। ब्रीवेज होती है मुख्तलिफ, जो मशरूबात होते हैं, मशरूबात के अंदर जैसे वाइन बनाते हैं, वाइन बनाने के में भी जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए हम वाइन बनाते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे आगे भी। तो वो भी जो है उसमें भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। विनेगर या जो सिरका बनाने वाला जो होता है, सिरका बनाने में भी हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। अब विनेगर जो बनता है, सिरका जो बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को आपको पता है कि हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम जो है वो फर्मेंटेशन जो है वो कह रहे हैं। अच्छा अभी तक देखें फर्मेंटेशन में क्या होता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को थोड़ा सिंपल सा एक चीज बता देता हूँ, इसको आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ। अक्सर जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इथाइल अल्कोहल में। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? इथाइल अल्कोहल में। और फिर इथाइल अल्कोहल की फर्दर फर्मेंटेशन की जाती है तो उससे एसिटिक एसिड बन जाता है। और एसिटिक एसिड किसको कहते हैं? विनेगर को, जो सिरका होता है। यानी सिरका दो दफा फर्मेंटेशन से बनता है। पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, फिर इथाइल अल्कोहल को जो है वो किस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है? मुख्तलिफ बैक्टीरिया उसको फिर विनेगर या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा कहाँ पर इस्तेमाल होता है? लेदर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। लेदर इंडस्ट्री चमड़े की इंडस्ट्रीज में, चमड़े की इंडस्ट्री में क्या होता है? जो चमड़ा होता है या जो जानवर की खाल होती है जिसको हम हाइड कहते हैं, हाइड होता है, इसको क्या करते हैं? इसके ऊपर जो है वो जानवरों की खाल के ऊपर बाल लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा जानवरों की खाल के ऊपर फैट भी लगी होती है, चर्बी भी लगी होती है। तो इन बालों को और चर्बी को रिमूव करने के लिए इसके ऊपर से हाइड के स्किन के ऊपर से या लेदर पे से खत्म करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो बिल्कुल शाइनी हो जाए। जैसे आपको लेदर के बने हुए जूते बड़े शाइनी नजर आते हैं, पर्स लेदर के बहुत शाइनी होते हैं, तो क्या होता है उनके ऊपर से हेयर को और फैट को रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब लेदर इंडस्ट्री में भी हम किसको इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में ये जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी बुक में जो दी हुई है, कम से कम ये इंडस्ट्रीज आपको याद होनी चाहिए कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। काम भले याद ना हो आपको इनका, लेकिन ये इंडस्ट्रीज के नाम याद होने चाहिए कि इन इंडस्ट्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की मेडिसिनल वैल्यू भी है,
बहुत सी एंटीबायोटिक होती हैं, थायरोमाइसिन हो गई, सिप्टिलिन हो गई, ये एंटीबायोटिक हम किससे बनाते हैं? ये हम बैक्टीरिया से बनाते हैं। इसके अलावा एक विटामिन होता है जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। आई थिंक ये विटामिन बी की फैमिली से ताल्लुक रखता है। राइबोफ्लेविन एक विटामिन है और ये विटामिन जो है वो कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? क्लोस्ट्रीडियम। ये बात याद रखनी है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करवाता है? विटामिन राइबोफ्लेविन हम क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्हें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप पढ़ चुके हो कि हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को जो है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर हम फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं। जो जीन उनके पास नहीं होता, बाहर से कोई जीन जो है उनमें क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। जब फॉरेन जीन किसी में इंसर्ट कर दिया जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, और इस मेथड को हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में आपने किसका जीन लगा दिया? इसके प्लाज्मिड के अंदर आपने इंसुलिन का जीन लगा दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा? इंसुलिन। यानी इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए आपने इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया है। अगर मैं इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर ग्रोथ हार्मोन का जीन लगा दूं तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा? ग्रोथ हार्मोन। तो जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया जो हैं वो यूज होते हैं, जैसे इकोलाई। ज्यादातर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं? इकोलाई। और इकोलाई बैक्टीरिया इस्तेमाल करने की, इकोली बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल करने की रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये पैथोजिन नहीं होते, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हमारी बॉडी में ये इंसर्ट भी कर दिए जाएंगे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इनको हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए या इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए इनको हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं। आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हम कुछ बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं। ऑयल स्प्लिटिंग, वो जो ऑयल को जो सी में या समंदर में जब ऑयल वगैरह टैंक एक्सप्लोजन हो जाती है, ऑयल होता है, तो उस ऑयल को खाते हैं। ऑयल को खाते हैं। तो ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है वो करते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में तो नहीं, अभी तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी बुक में भी ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बात मेंशन है कि बैक्टीरिया को जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर मेंशन करना जो है वो जरूरी समझूंगा कि बैक्टीरिया को, आपको पता होना चाहिए कि हम बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं। कैसे बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं। एनोफिलीज मॉस्किटो कौन से मॉस्किटो होते हैं? जो क्या ट्रांसफर करते हैं? जो प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया क्या वेक्टर जिनके पास होता है, जिनके पास मलेरिया का जर्म होता है प्लाज्मोडियम, उन वो बैक्टीरिया, वो मच्छर कौन से होते हैं? एनोफिलीज मॉस्किटो। तो एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस स्पेकुलस, ये बैक्टीरिया जो है वो किस पर अटैक करता है? वो अटैक करता है इस एनोफिल मॉस्किटो पर। यानी अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर इन बैसिलस बैक्टीरिया को ज्यादा बढ़ा दें तो ये क्या करेंगे? ये इन मच्छरों पर अटैक करके इन मच्छरों को खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया। तो ये भी कौन सा कंट्रोल हो गया? ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। मतलब ये बैसिलस स्पेकुलस जो बैक्टीरिया होते हैं, ये किसके पैथोजिन होते हैं या पैरासाइट किसके होते हैं? एनोफिल मॉस्किटो के। अगर आप इनको एनोफिल मॉस्किटो पर छोड़ देंगे तो ये उसको जो है वो क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो ये कंट्रोल कौन सा होगा? ये होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। So here I told you about the useful bacteria, about the positive aspect of bacteria. As far as the positive aspect of bacteria is concerned, they are decomposers. They decompose organic matter. By decomposing organic matter, they increase the fertility of soil. By fixing nitrogen, they increase the fertility of soil. After that, there are certain bacteria which are found in the gut of herbivorous animal, where they secrete cellulase enzyme. And what is the function of cellulose enzyme? It digests cellulose into glucose. After that, there are many bacteria which are used in industries. In which industries bacteria are used? The bacteria are used in dairy industry. In dairy industry, they convert milk into yogurt or they convert milk into cheese. In the tobacco industry, they use in curing of tobacco leaves. And beverage industry, they use for the production of wine. In leather industry, they convert hide into leather. After that, they also use in medicines. Many antibiotic and some vitamins are also produced from bacteria, and they are also used in genetic engineering. There are certain genetically engineered bacteria which are used for the production of human growth hormone and insulin, especially E. coli bacteria.
Now I will tell you about harmful aspect of bacteria or harmful bacteria. First of all, there are certain bacteria which are pathogen. Pathogen means they cause disease. They cause disease both in human as well as in plants. Some of the disease of human, कुछ diseases जो human की हैं are typhoid, tetanus, फूड पॉइजनिंग एंड ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो डिजीज है ये सल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड काज करता है। और टाइफाइड के जो सिम्टम्स होते हैं, टाइफाइड के सिम्टम्स के अंदर जो है वो फीवर होता है, एब्डोम, और इसके अलावा इसमें डायरिया भी होता है, इसमें वोमिटिंग्स भी होती हैं, इंटेस्टाइन में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये टाइफाइड के इस तरीके से टाइफाइड के अंदर बाज़ दफा ऐसा होता है स्किन पर इस तरह से रैशेस भी आना, ऐसे दाने भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और टाइफाइड के अलावा एक टेटनस होती है, ये डिजीज बैक्टीरियल डिजीज। टेटनस जो है काज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको हम क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई बैक्टीरिया कहते हैं। और टेटनस बैक्टीरिया जो होता है एक टॉक्सिक सीक्रेट करता है, ये टॉक्सिक हमारे ब्रेन पर जाकर इफेक्ट करता है और फिर क्या करता है, ये हमारे मसल्स की जो है वो मूवमेंट पर असर डालता है। इसकी वजह से अक्सर लॉक जा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो मैंने पेशेंट दिखाया है ये टेटनस का पेशेंट है। ये पेशेंट जो है वो टेटनस का पेशेंट है। इसका जॉ जो है, ये जबड़ा जो है वो लॉक हो गया है, यानी मुंह इनका खुला रह जाता है, बंद नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से इनके जो जॉ होते हैं वो क्या हो चुके होते हैं, वो लॉक हो चुके होते हैं। क्यों लॉक हो चुके होते हैं? क्योंकि ब्रेन से जो मैसेज आता है मसल्स की मूवमेंट का, वो मैसेज इनको सही तरीके से नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा एक और जो डिजीज है फूड पॉइजनिंग। कोई पुराना खाना खा लेते हो आप जिसमें सल्मोनेला बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, सल्मोनेला बैक्टीरिया कुछ होते हैं, तो वो पुराना वाला खाना खा लेते हो तो उसकी वजह से फिर वोमिटिंग होती है, उसकी वजह से डायरिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, टीबी जिसको हम कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। और ज्यादातर टीबी जो है वो लंग्स की होती है, तो ये लंग्स पर इफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया। इसके अलावा प्लांट डिजीजेज हैं, जो बैक्टीरिया जो है वो कुछ प्लांट डिजीजेज भी काज करते हैं बैक्टीरिया। प्लांट डिजीजेज के अंदर अगर हम बात करें तो ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, ये आप देखें यहाँ पर ये कैबेज है, कैबेज के पत्ते बिल्कुल ये ब्लैक हो गए बैक्टीरियल डिजीज की वजह से, तो इसको कह रहे हैं ब्लैक रोट ऑफ कैबेज। इसके अलावा सिट्रस कैनकर, ये सिट्रस फ्रूट किसको कहते हैं, जो जूसी फ्रूट होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये सिट्रस फ्रूट है। अक्सर आपने देखा होगा सिट्रस फ्रूट के ऊपर इस तरह से हार्ड सी स्ट्रक्चर ये आ जाती है, इस तरह हार्ड से स्पॉट्स पड़े हुए आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस डिजीज को हम कहते हैं सिट्रस कैनकर। या फायर ब्लाइट ऑफ पेयर एंड एप्पल, पेयर और एप्पल्स के अक्सर दरख्तों के ऊपर इस तरह से ये धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, फायर की तरह, आग की तरह पूरे इसमें फैल जाते हैं। इनको कहते हैं फायर ब्लाइट ऑफ पेयर एंड एप्पल। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। रिंग रोट ऑफ पोटैटो, आप देखें अक्सर जब आप पोटैटो को काटोगे उसके अंदर ऐसे ब्राउन ब्राउन या ब्लैक जो है वैसी रिंग नुमा ये स्पॉट्स पड़े हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। और ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का नुकसान क्या होता है, फूड स्पॉइलेज। बैक्टीरिया स्पॉइल फूड बाय फर्मेंट। अब बैक्टीरिया अपना फूड स्पॉइल करेगा, आपके फूड को रखा हुआ जो खाना जो होता है या इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्ट होती है उनको बैक्टीरिया जो है वो खराब कर देता है। अब खराब कौन से प्रोसेस के जरिए करता है, या तो कर देता है फर्मेंटेशन के जरिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई खजूर है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, तो जब एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, ऐसी कंडीशन में रखा हुआ होगा जहाँ ऑक्सीजन सही नहीं होगी, तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसके अंदर के ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी शुगर को कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में। जब वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से क्या होगा, वो फूड खराब हो जाएगा, सही तरीके से अल्कोहल कन्वर्ट नहीं हुआ, फर्मेंटेशन भी प्रॉपर नहीं होगी, लेकिन फर्मेंटेशन के जरिए फूड को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। एक चीज होती है प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन बेसिकली जो है वो क्या का किसको कहा जाता है, ये भी एक डिकम्पोजिशन का स्टेप है। अक्सर क्या होता है, जो डेड बॉडीज का जो प्रोटीन होता है, जब वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होना शुरू होता है तो उससे एक अजीब किस्म की स्मेल रिलीज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं, अक्सर प्रोटीन के खराब होने को। और आपको डिकम्पोजिशन का तो पता ही है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के जरिए, प्यूट्रिफिकेशन के सर ये जरिए, प्यूरिफिकेशन रिपीट करें प्लीज। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, ये अक्सर जो ये आप एक तरीके से समझ लें कि डिकम्पोजिशन का ये एक स्टेप है। अक्सर जो बॉडी डिकम्पोज होती है, मिसाल के तौर पे ये प्रोटीन है, अक्सर डेड बॉडीज के अंदर जो प्रोटीन होता है, तो जब वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, पूरा ब्रेक डाउन नहीं होता, अभी ये ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ है,
जब वो ब्रेक डाउन होता है उस वक्त बैक्टीरिया जब उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, डिकम्पोज पूरा नहीं हुआ होता, स्टार्ट में जब वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान अजीब किस्म की उसमें से फाउल जो है वो स्मेल आती है, अजीब सी बदबू उसमें से आना शुरू हो जाती है गैसेस फॉर्म के अंदर जब, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पुट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी पुट्रिफिकेशन अक्सर प्रोटीन जो खराब होता है वो किसकी वजह से होता है, अक्सर पुट्रिफिकेशन की वजह से। ये डिकम्पोजिशन का ही एक पार्ट है, लेकिन जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है तो उससे इतनी स्मेल नहीं आती। पुट्रिफिकेशन के दौरान क्या आती है, उसमें से स्मेल आ रही होती है। ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मफुल और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। इसमें आपने एमसीक्यूज फर्मेंटेशन बताइएगा। फर्मेंटेशन तो ये सिंपल मैंने आपको बताया कि जब शुगर होती है या कार्बोहाइड्रेट जब अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम एनारोबिक बैक्टीरिया के जरिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो फर्मेंटेशन। जैसी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी है, फूड है, जब वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ खराब हो जाएगा ना उस लिहाज से, तो फूड तो खराब हो जाएगा। फिर एक अलहदा बात है कि हम उसमें से अल्कोहल अलहदा कर लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल का मतलब होता है कि इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया उनको एक लिमिट में रखना। आप मुकम्मल तौर पे खत्म तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया किस चीज के लिए जरूरी है? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। हम बैक्टीरिया को क्यों कंट्रोल करते हैं? ताकि डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सके, बीमारियों को रोका जा सके और अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। खाने को खराब होने से बचाने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए आपको बैक्टीरिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से मेजर्स हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहला तो तरीका हो गया ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, ये एक पर्सन है, इसको टीबी हो गई है। अब अगर इसकी बॉडी में बहुत सारे टीबी के जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराओगे तो ये टीबी के बैक्टीरिया बहुत सारे लोगों में ट्रांसफर करेगा। आप क्या करो, इसकी फौरन ट्रीटमेंट कराओ ताकि इसके अंदर ये बैक्टीरिया खत्म हो जाए और वो आगे ट्रांसफर ना करे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि जो भी इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड है उनकी आप ट्रीटमेंट कराएं। फिर प्रोफिलेटिक ट्रीटमेंट, प्रोफिलेटिक ट्रीटमेंट जो है वो हमें पता है कि प्रोफिलेक्टिक जो है वो ट्रीटमेंट हम किसको कहते हैं? बेसिकली क्या होती है प्रोफिलेक्टिक, क्या होता है बेसिकली? प्रोफिलेक्टिक होता है किसी भी बीमारी को जब हम कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आप किसी एंटीबायोटिक के जरिए करो, किसी वैक्सीन के जरिए करो या किसी दूसरे तरीके के डिवाइस के जरिए करो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट। अच्छा, ये हमें कब करनी चाहिए? ऐसी पॉपुलेशन जो रिस्क पर हो, जहां पर कोई बीमारी ज्यादा फैल रही हो, तो उसलिए उसकी इम्यूनाइजेशन या उसकी क्या करवा देनी चाहिए? वैक्सीन करानी चाहिए। यानी किसी जगह, मिसाल के तौर पे मलेरिया है, अब किसी जगह पर मच्छर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उन लोगों की मलेरिया की क्या करा देनी चाहिए? वैक्सीनेशन करानी चाहिए। एक ट्रीटमेंट किसके जरिए? वैक्सीनेशन के जरिए करानी चाहिए। अगर किसी चीज की ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन के जरिए मौजूद है तो आप वैक्सीनेशन के जरिए उस पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट करवा दो। अगर वैक्सीनेशन के जरिए नहीं है तो जब वो बीमारी हो जाती है तो आप एंटीबायोटिक के जरिए भी उसको ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन एट ऑल पॉसिबल स्टेज। हम मिसाल के तौर पे एक पैथोजन है, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पैथोजन प्लाज्मोडियम की बात कर लेता हूँ। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कैसे आप तोड़ सकते हो? मच्छरों को खत्म कर दें। जब आप मच्छर खत्म कर दोगे तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मोडियम अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो मच्छर में जो है वो कंप्लीट करता है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ करता है? इंसानों के अंदर। तो मच्छर वाली एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को आप कंट्रोल कर लो तो फिर आगे भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो किसी भी जगह पर भी जहां पर भी कोई पैथोजन मौजूद है तो उस जगह पर आप उसकी जो है वो लाइफ साइकिल को क्या करें? ब्रेक डाउन करें। लाइफ साइकिल को ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि आप उसको रिप्रोड्यूस करने ना दें, नॉट रिप्रोड्यूसिंग, यानी रिप्रोडक्शन उसकी रोक दें। जब रिप्रोडक्शन उसकी रुक जाएगी तो वो आगे बढ़ेगा नहीं और ज्यादा प्रॉब्लम काज नहीं करेगा। अगर कोई एपिडेमिक है, वबाई कोई मर्ज है, फैलने वाला है, तो उसके स्प्रेड को कैसे रोकते हैं? उसके स्प्रेड को रोकते हैं क्वारंटीन के जरिए। पहले मुझे अक्सर स्टूडेंट्स को बताना पड़ता था ये क्वारंटीन क्या होता है, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वारंटीन का समझ में आ गया होगा कि क्वारंटीन क्या होता है। क्वारंटीन क्या होता है कि असल में नॉर्मली ये तो क्वारंटीन आजकल ये टर्म यूज की जा रही है कि अगर आपको कोरोना है तो अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लें, यानी घर तक महदूद कर लें। लेकिन नॉर्मली जो पहले क्वारंटीन किया जाता था वो ये होता था कि अगर मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बाहर से जब कोई भी बंदा आएगा तो पहले आप उसको चेक करोगे कोई बीमारी तो साथ लेकर नहीं आ रहा, या वहां से कोई बीज भी, इवन के आप देखें कि जो आप अमेरिका जाते हो या आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो आपको सीड्स
कोई फ्रूट वो भी कोई लेके जाने नहीं देते वहां पर। उसकी वजह ये है कि कहीं उन सीड्स के अंदर, उस फ्रूट्स के अंदर कोई जर्म्स ना हो जो आगे जाके उनकी उनके माहौल में भी वो जर्म्स जो हैं वो चले जाएं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वारंटीन। इसको कहते हैं क्वारंटीन मेथड। यानी किसी भी बीमारी को या कोई भी चीज है तो उसको आप अपने मुल्क में जर्म्स को या कोई भी ऐसी चीज है तो उसको दाखिल होने ना दें, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वारंटीन मेथड। और हेल्थ अवेयरनेस इन मासेस। हेल्थ अवेयरनेस इन मासेस का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है तो अब टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पर, हर जगह पर उसके बारे में बताया जा रहा है। यानी मासेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फॉर्म किया जा रहा है। जब बात आप टीवी पर बताते हो तो टीवी पे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना, तो अवेयरनेस आप किस में दे देते हो? मासेस में अवेयरनेस देते हो। अगर मैं इस वक्त आपको एक बात बता रहा हूँ तो 50 या 30 बच्चे जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन टीवी पर जब बात करूंगा तो वो मासेस में बात होगी कि मिलियंस लोग जो है ना वो आपकी बात, या हजारों लोग वो आपकी बात सुन रहे होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल करने का एक तरीका क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम क्या होता है? जैसे आपके इलाके के अंदर एक छोटा सा एक कमेटी बनी होनी चाहिए, या ऐसे कहते हैं जैसे बल्दियाती निजाम होना चाहिए एक, जैसे बल्दिया होती है, कि उसमें क्या होता है कि आपके इलाके के अंदर कोई पानी खड़ा हुआ है या कोई जर्म्स है, तो वो उस कमेटी का काम ये होगा कि वो फौरन उसकी जो है वो सफाई करवा दे, या वहां से उन चीजों को क्या करे? खत्म कराए। यानी सफाई सुथराई के लिए एक बाकायदा एक सर्विलेंस सिस्टम आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा बैक्टीरिया को आप किस किस तरीके से किल कर सकते हो? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया ब्रॉट अबाउट बाय नंबर ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बैक्टीरिया को आप बहुत सारे स्टेरिलाइजेशन के तरीके के जरिए भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हो। देखो स्टेरिलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हो? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पे आप यूवी रेज डालोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर खत्म हो जाते हैं, जैसे आप पानी को बॉईल करते हो तो पानी को बॉईल करने से उसमें बहुत सारे जर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं। बाज एंटीसेप्टिक के जरिए हो जाते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जैसे आप पॉलीफेक्स लगाते हो, कोई कहीं जख्म लग जाता है तो वहां पर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट ना करे, तो आप वहां पर टिश्यूज पर एंटीसेप्टिक लगाते हो, तो वो एंटीसेप्टिक भी जो है वो टिश्यूज पर अप्लाई की जाती है, तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीके से स्टेरिलाइजेशन का एक प्रोसेस है। एंटीबायोटिक, अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया है, अब उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक खाते हो। इसके अलावा कीमोथेरेपी होता है। कुछ केमिकल्स एजेंट भी ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अच्छा, एंटीसेप्टिक तो वो होती है जो आप लिविंग टिश्यूज पर यूज करते हो। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स हैं जो आप कहाँ यूज कर रहे हो? लिविंग टिश्यूज पर। एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो आप कहाँ पर यूज करते हो? जो जैसे कि कुछ अपरेटस पे यूज करते हैं, जैसे लेबोरेटरी के अंदर कुछ अपरेटस होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। इन टेस्ट ट्यूब को या दूसरी चीजों को साफ करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हो, इन टेस्ट ट्यूब को बैक्टीरिया से साफ करने के लिए या स्टेरलाइज करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हो उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और जो लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो ये वो तरीके हैं तमाम के तमाम जिनके जरिए हम वी कैन कंट्रोल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस पूरे टॉपिक को, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले तो यही आ जाता है कि बैक्टीरिया को कंट्रोल क्यों किया जाता है? तो दो चीजें हैं, एक डिजीज को रोकने के लिए और एक फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम बैक्टीरिया को क्या कहना चाहिए कि कंट्रोल करते हैं। फिर आपने जर्नली इन तमाम मेजर्स को देख लेना है। अगर पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे दे दें इसमें से पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टू कंट्रोल बैक्टीरिया, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर टू कंट्रोल बैक्टीरिया। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझे हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा कि जो है वो कौन से मेजर हैं, जो तरीके हैं जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हैं, और कौन से तरीके हैं जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। अगर आप उस तरीके से इसको देखेंगे तो आज हमने देखा, दो चीजें देखी हैं। एक तो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, और उसके बाद देन आई टोल्ड यू अबाउट कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो करें, उसके बाद फिर सर हम जी जी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सर जो जी 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 अपेंडिक्स होता है ना सर,